Welcome to my channel Easy Physics by JMD। कैसे हो बच्चों? आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आ गई हूँ, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण होता है बच्चों, जिसके कारण से कोई वस्तु अपने आकार में परिवर्तन करती है और फिर परिवर्तन का कारण यदि हटा दिया जाए तो वो पुरानी अपनी ओरिजिनल शेप, साइज, अपने आकार को प्राप्त कर लेती है। ऐसी वस्तुओं को जो प्रत्यास्थता का गुण होल्ड करते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। तो हम लोग अभी जान रहे हैं कि प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का, वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण से वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और यदि विकृति उत्पन्न करने वाला बल यानी कि जिसे हम विरूपक बल कहते हैं वो हटा दिया जाए तो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब ऐसी वस्तुएं जो प्रत्यास्थता का गुण होल्ड करती हैं उन्हें हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, और जो पूरी तरह से प्रत्यास्थता का गुण फॉलो करती हैं यानी कि विरूपक बल हटा लेने के बाद पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण प्रत्यास्थ कहते हैं। तो नॉर्मल इलास्टिक वस्तुएं जो होती हैं, हम लोग जैसे इलास्टिक बोलते हैं, कई लोग घर में यूज करते होंगे, मम्मी लोग बोल देती होंगी इलास्टिक। रबर जो हम लोग यूज करते हैं, रबर बैंड या रबर आप लोग देखते हैं अपने कपड़ों में भी कहीं कहीं लगी रहती हैं, तो वो नॉर्मल लैंग्वेज में मम्मी लोग जो है इलास्टिक वर्ड यूज कर देती हैं, जो हम लोग की इस फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड है। इलास्टिक मतलब रबर विच इज हैविंग द प्रॉपर्टी टू रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज and which completely regains their shape and size and original state. These are called perfectly elastic या पूर्ण प्रत्यास्थ. For example, quartz and phosphor branch are given here. These are perfectly elastic things, materials. अब बच्चों जिन पदार्थों में यह गुण नहीं पाया जाता है, जैसे एक मिट्टी का गोला, अगर रबड़ की बॉल होगी हम दीवार पर पटक कर मारेंगे तो रबड़ की बॉल जब दीवार से टकराकर वापस आएगी तो वो वैसी ही वापस आएगी जैसी हमने फेंकी थी। लेकिन यदि मिट्टी की बॉल हम बना करके फेंकें, या उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जो लड्डू खाते हैं उसको दीवार पर फेंक के मारिए तो वो चूर चूर हो जाएगा, वो फूट जाएगा, और जब आपके पास तो वापस आना ही नहीं है। जहाँ पर भी होगा मिट्टी है या गीली पुट्टी है, इनको अगर हम गोला बना करके, बॉल बना करके फेंकते हैं दीवार पर तो वो वहीं चिपक जाएंगे या वहां से गिर जाएंगे, लेकिन वो गोल अवस्था में आपको गोल शेप में नहीं मिलेंगे, वो डिफॉर्म हो जाएंगे। तो ऐसी वस्तुओं को हम सुघट्य वस्तुएं या प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, गीली मिट्टी, मोम, पुट्टी, और भी आपको जो एग्जाम्पल्स दिमाग में आते हो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रत्यास्थता की सीमा। देखो बच्चों, अगर हम किसी नॉर्मल रबड़ को लेते हैं, जो रबर बैंड हम लगाते हैं या मिठाई के डिब्बे पर आप लोग रबड़ लगा करके लाते हैं, या किसी सामान को आप पैक कराते हैं तो रबड़ उसमें लगती है, ठीक है। अगर उस रबड़ को एक लिमिट से ज़्यादा खींच देते हो तो वो टूट जाती है, और उसको यदि थोड़ा खींच कर छूट देते हो तो वो पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है। तो अगर हम उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स, जो वस्तु को हम फोर्स लगा रहे होते हैं बाहर से, जिसके कारण से वस्तु डिफॉर्म होती है, विकृत हो जाती है, अपना शेप साइज परिवर्तित कर लेती है, ऐसे बाहर से लगाए गए फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और यदि यह फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वस्तु टूट जाती है या अपने शेप साइज को चेंज कर लेती है पूरी तरह से। जैसे रबड़ है, अगर नहीं टूट रही तो बहुत लंबी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बार बार यदि आप रबर बैंड जो चोटी में लगाते हैं कुछ दिन बाद बड़ा हो जाता है, या जो मिठाई के डिब्बे में रबड़ लग के आई, बार बार आप अगर उसे लगाते हो तो वो थोड़ी बड़ी हो जाती है साइज में। और बहुत सारी चीज़ें हम डेली में, अपने कपड़े भी कुछ ऐसे पहनते हैं हम लोग, उनमें भी रबड़ लगी होती है। डिज़ाइनर कपड़े हम लोग लाते हैं या सिंपल, जो भी बहुत सारी चीज़ों में, बच्चे लोग, छोटे बच्चे भी पैंट्स पहनते हैं तो उनके में इलास्टिक पड़ी रहती है, यही रबड़ पड़ी रहती है। तो ये बार बार यूज़ करने से क्या होता है, इनके
जो ओरिजिनल शेप साइज है, जो इलास्टिसिटी का गुण है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कब? जब उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज़्यादा लग जाए। तो एक लिमिट होती है, अगर हम उतना, सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, x न्यूटन तक अगर हमने बल लगा दिया तो वस्तु इलास्टिक ही रहेगी, अपनी पुरानी शेप साइज में वापस आ जाएगी। और x + 1 न्यूटन का अगर हमने बल लगा दिया तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो x न्यूटन जो है वो हमारा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा, यानी कि उतना विरूपक बल जब तक कि कोई वस्तु प्रत्यास्थता का गुण अपने में विद्यमान रखती है, और उससे ज़्यादा बल लगा देने पर वह टूट जाएगी या बहुत बढ़ जाएगी या अपने साइज और शेप में वापस नहीं आ पाएगी। दैट मीन्स द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच एनी बॉडी कैन रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, या प्रत्यास्थता की सीमा। अब देखो बच्चों, जैसे किसी चीज़ पर हम बल लगाते हैं, सपोज करिए कि आप किसी रबड़ को खींचते हैं, और जब तक आप खींचे रहते हैं वो खींची अवस्था में रहती है, बड़ी हुई रहती है, और जैसे ही आप छोड़ते हैं वो वापस अपनी शेप साइज में आ जाती है। तो नोटिस करने वाली बात क्या है, जैसे ये एक रबड़ है इस साइज की, अगर हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये खींच करके इतनी लंबी हो गई। तो एक फोर्स हमने लगाया जिसके कारण वह बढ़ी, और जब हम इसको छोड़ देते हैं, इसको बढ़ाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तो जब ये वापस जाती है तो ऑब्वियसली कोई फोर्स तो होगा जो इसे वापस लेके आता है। तो जो फोर्स इसको वापस लेके आता है अपनी ओरिजिनल शेप साइज में, उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच इज रीस्टोर करता है इस बॉडी को या इस रबड़ को जो हम कंसीडर कर रहे हैं, उसको अपने ओरिजिनल शेप साइज में वापस लाने के लिए इसके भीतर, पदार्थ के भीतर जो बल लगता है उसे हम रीस्टोरिंग प्रत्यानयन बल कहते हैं, जिसे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम प्रतिबल के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स स्ट्रेस। जब हम किसी बॉडी को खींच रहे हैं या विरूपक बल लगा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं या खींच रहे हैं, तो उसके विरुद्ध में बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो बॉडी को अपने ओरिजिनल शेप साइज में रीस्टोर करने की कोशिश करता है। तो इसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल जो होता है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विरूपक बल के बराबर ही होता है। जितना बल हम बाहर से लगाते हैं, कम से कम उतना ही बल वस्तु के अंदर, पदार्थ के अंदर डेवलप हो जाता है, जो वस्तु को फिर से उसी अवस्था में ले आने का प्रयत्न करता है। तो जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो लगाए गए विरूपक बल के बराबर ही होता है। तो कई बार हम देखेंगे प्रतिबल की जगह विरूपक बल का ही नाम ले लेंगे। तो जो प्रतिबल होता है, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एंड विच इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड। अब इसका मात्रक देखेंगे तो F का होता है न्यूटन और A मतलब एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन देखेंगे तो mL/T-2 न्यूटन मतलब बल का विमा होती है, और मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, और कैंसिल आउट करके आ जाएगा mL-1T-2। यह इसकी विमा हो गई। प्रतिबल बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल। बच्चों, किसी वस्तु पर हम जैसे बल लगाते हैं विरूपक बल, उसी के आधार पर प्रतिबल उत्पन्न होता है। और जिस तरह से इन विच मैनर वी आर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल, अभिलंब यानी कि नॉर्मल, स्पर्श रेखीय यानी कि टेंजेंशियल। देखिए, अगर आप इमेजिन करिए कि किसी रबड़ पर हम बल लगाते हैं और इसको हम खींचते हैं बल लगाकर, ये रबड़ है, हमारे पास तार है, इस पर बल लगा खींचेंगे तो लंबाई के अनुदिश ही हम बल लगा रहे हैं, लंबाई में ही परिवर्तन हो रहा है, तो ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। और अगर हम इमेजिन करिए कि किसी बलून को अगर हम दबा रहे हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और उसको हम, तो जब हम बलून को दबा रहे हैं या उसको हम दाब कम कर रहे हैं या अधिक कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है। तो जो लंब बल यानी कि जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम अभिलंब प्रतिबल यानी कि नॉर्मल प्रतिबल यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। अब स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या है? देखिए बच्चों,
ये एक बुक है हमारे पास, अगर हम इस पर हाथ से फोर्स लगाते हैं इस पर रेखीय डायरेक्शन में, तो इसका ये जो सिरा है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। ये बुक एकदम नई है तो उतना अच्छे से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। अगर आपके पास इसकी मोटी बुक होगी और आप देखिए इसके ऊपर जब बल लगाते हैं तो आपको देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा होगा इसके इस सिरे पर। तो जब हम इस पर स्पर्शरेखी बल लगा रहे हैं और इसकी ये जो लंबवत जो इसकी साइड है ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। आप लोग भी इसको करके देख सकते हैं अपनी बुक के साथ में। तो इस तरह का जो बल हम लगा रहे हैं स्पर्शरेखी दिशा में, इसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं या शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि बच्चों 30% सिलेबस में अब नहीं है हमारे पास। तो हम 2 ही स्ट्रेस और 2 ही स्ट्रेन पढ़ेंगे। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन है जो विकृति होती है, विकृति मतलब बिगड़ना, जो विकृति यानी कि आकृति में उसके विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम विकृति बोलते हैं। और जिसको एक वर्ड में हम कहेंगे भिन्नात्मक परिवर्तन, या इन इंग्लिश फ्रैक्शनल चेंज जो डेवलप हो जाता है किसी बॉडी में, उसको हम फ्रैक्शनल चेंज को स्ट्रेन बोलते हैं। अब कितने तरह की स्ट्रेन होती है? जैसे 3 तरह के स्ट्रेसेस होते हैं उसी तरह की 3 तरह की स्ट्रेन्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग स्ट्रेन। ये 30% में नहीं है तो 2 ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे थे कि तार है या रबड़ है, हम लंबाई में उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इस समय इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही, तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई क्या हो जाएगी हमारी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगी। और जैसे एक बलून का एग्जाम्पल हमने भी आपको बताया, आपने इमेजिन किया, आपने यूज भी किया होगा कई बार ऐसा। तो अगर हम उस वॉल्यूम को दबाते हैं तो उसका आयतन परिवर्तन होता है, और आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन जो उसका था, फ्रैक्शनल चेंज इज वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये हमारे पास आज हमने इलास्टिक, प्लास्टिक, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।